तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा 1.5 इयर्स के कोर्स पे आगे कोई टीआर नहीं है, बट लाइक गोल ये था कि अच्छा कुछ तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके जाना है। तो क्या कितना डिफरेंस है जो इंडिया के लॉ का प्रैक्टिस करना या यहाँ पे प्रैक्टिस करना, तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस जो मेन आता है इंडिया के लॉयर्स और ऑस्ट्रेलिया के लॉयर्स? क्या है कि इंडियन मार्केट में ये होता है कि आप सिर्फ 2 तरह के सक्सेसफुल लॉयर्स बन सकते हो। एक, इंडिया में अगर आप एक लिटिगेशन का बैकग्राउंड रखते हो और आपके फादर के पास कोई चेम्बर है तो आप उसको हेड करके एक अच्छे खासे लॉयर बन सकते हो। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सक्सेस वीजा। देखिए, अगर पैसा कमाना है तो 3 प्रोफेशन है जो आप चूज़ कर सकते हो। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है, कोई रियल एस्टेट एजेंट बन सकता है। अब पैसा तो हर कोई बनाना चाहता है, पर इसके साथ स्ट्रगल कितनी है। क्या ये प्रोफेशन में जॉब करना ईजी है? जिस प्रोफेशन में लाइसेंस लेना ईजी है? तो चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही एक शख्सियत से जो कि लॉयर है अपने आप में, और जिनका नाम है पवित्रा जयदेव, जो कि ऑस्ट्रेलिया आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने लाइसेंस लिया। अभी वो एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वेलकम पवित्रा जी, हम आपका वेलकम करते हैं हमारे जो पॉडकास्ट है। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में पहले बताओ कि आप कब आए थे और कैसे आपकी जर्नी रही थ्रू आउट द प्रोसेस। राइट, सो मैं यहाँ पे 2018 में आई थी एंड आई केम ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सो मैं अपना मास्टर्स पढ़ने आई थी UNSW से, बट आई हैड स्कॉलरशिप्स। मुझे 2 स्कॉलरशिप्स मिले थे, काफ़ी जेनरस स्कॉलरशिप्स अवार्ड किए थे। ठीक। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग। लेकिन उस टाइम पे मुझे जो मेरे एजेंट थे, जो इंडिया में एजेंट थे, उन्होंने नहीं बताया था कि मेरे कोर्स पे मुझे आगे जैसे कोई स्कोप नहीं होगा यहाँ पे क्वालिफाई करने का। इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी की बात कर रहे हो आप? आई वुड मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं पीआर के लिए देख रही थी, बट इट्स जस्ट कि अगर जैसे कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी गेन करना है, मेरा मेन फोकस ये था कि ऑस्ट्रेलिया आके मैं कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करूँ। ठीक है। बट मुझे मेरे एजेंट ने ये नहीं बताया था कि जो लॉयर का जर्नी है वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, लाइसेंसिंग दिस एंड दैट। ओके। और उस वजह से मैं बस यहाँ पे आ गई एंड देन दैट्स इट, आई वाज अ बिट लॉस्ट। तो यही था कि आई केम हियर एंड लाइक आई टोल्ड यू द एजेंट, उन्होंने मुझे इतना क्लियरली नहीं बताया था कि क्या प्रोसेस है। सो मैं यहाँ पे आई एंड देन आई डिस्कवर्ड खुद से काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ के जो लीगल प्रोफेशन बोर्ड है, एडमिशन बोर्ड है, उनके साथ मैं सबसे पहले मिली। और उनका मुझे पता इसलिए था बिकॉज मेरी जो यूनिवर्सिटी थी इंडिया में, मैं इंडिया के सबसे टॉप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट मैंने किया है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। आई एम नॉट श्योर अगर सबको पता है, बट इंडिया में क्वाइट पॉपुलर है, नंबर 1 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ओके। तो मैं वहाँ से पढ़ी और जब मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुई तो उनका ऑलरेडी टाई अप था यहाँ के लीगल प्रोफेशन एडमिशन बोर्ड से। तो मुझे वहाँ से अपने प्रोफेसर्स के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया था कि अच्छा यहाँ पे ऐसा एक टाई अप है, बट मुझे प्रोसेस का कोई आइडिया नहीं था। ओके। तो मैं जब यहाँ आई, मैंने सिडनी लीगल प्रोफेशन एडमिशन बोर्ड को अप्रोच किया, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके आपकी जो डिग्री है वो असेस हो सकती है। और आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप वो सब जैसे नर्सेज ब्रिजिंग कोर्सेज करते हैं, तो वैसे आपको एक ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आप आगे जाके अपना एक एक्स्ट्रा कोर्स करके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ओवरऑल मोटा मोटा लाइक दिस वाज द एंटायर प्रोसेस। एंड 2018 में आई स्टार्टेड माय मास्टर्स। उस टाइम पे एक और प्रॉब्लम ये था कि आई डिडंट नो कि मेरा मास्टर्स वाज 1.5 इयर्स का। तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा 1.5 इयर्स के कोर्स पे आगे कोई टीआर नहीं है, बट लाइक गोल ये था कि अच्छा कुछ तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके जाना है। सो आई वाज लाइक ओके, अब मुझे इस पे टीआर नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूँ? तो मैं UNSW के स्टूडेंट सर्विसेज के पास गई और उनसे मैंने बात करी और उन्होंने बोला कि अच्छा आप ना कोर्स चेंज कर। सो आई वाज लाइक अच्छा कोर्स चेंज करके मैं कौन सा करूँ? तो कहते हैं आप सोशल वर्क में कुछ कर लो, क्योंकि उसमें आपको दो साल के बाद आप टीआर मिले। आई वाज लाइक मैं तो 5 साल लॉ का पढ़ाई किया है एंड अब मुझे कह रहे हो आप सोशल वर्कर बन जाओ। मुझे नहीं बनना सोशल वर्कर, मेरे को तो लॉयर ही बनना है। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं मास्टर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ने आई थी। मैंने सोचा मैं मास्टर ऑफ लॉज में मूव करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास स्कोप था मल्टीपल स्पेशलाइजेशन लेने का। और मुझे लगा कि 1.5 साल ये पढ़ के 1.5 साल ये पढ़ के दोनों का मिक्स करके मुझे टीआर मिल जाएगा। ठीक है, बट अगेन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि टीआर के लिए आपको कोई भी एक कोर्स
पूरा कंप्लीट करना है और वो पूरा कोर्स 2 साल का होना चाहिए। सो मतलब ये है ना कि लॉयर भी मिसप्लेस्ड हो सकता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है। सो मैंने ये अपना 1.5 साल करके छोड़ दिया मास्टर्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और मैं मास्टर ऑफ लॉज में घुस गई ट्रिपल स्पेशलाइजेशन करने के लिए। और जैसे ही मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, अब इस कोर्स के बेसिस पे मुझे टीआर फिर से नहीं मिलेगी। आई वाज लाइक ओके, अब मैं क्या करूं। अब इसी टाइम के बीच में आई फिनिश्ड माय ब्रिजिंग कोर्स। सो आई केम हियर इन जून 20। थोड़ा सा ब्रिजिंग कोर्स के बारे में बताएंगे। ब्रिजिंग कोर्स क्या होता है, मतलब कोई ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, कुछ ऐसा? इट्स नॉट अ ग्रेजुएट डिप्लोमा। बेसिकली ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लॉयर क्वालिफाई होने के लिए आपके पास 2-3 अलग तरीके हैं। एक है कि अगर आपने ओवरसीज बैचलर्स किया है तो आप यहाँ पे आके एक फुल ब्लोन जूरिस डॉक्टर कोर्स पढ़ते हो। डिपेंडिंग कि आपको कितने क्रेडिट्स मिलते हैं, कोर्स का लेंथ 2 से 4 साल के बीच में हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज कि जो किसी भी और स्टेट में नहीं है, सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, तो यू गो एंड यू स्टडी ए मास्टर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एंड उस कोर्स के बेसिस पे आप आगे जाके लॉयर क्वालिफाई हो सकते हो। मेरे टाइम पे ये कोर्स नहीं था, ये रिसेंटली आया है। और ये है अभी सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में? सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सिर्फ सेलेक्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है इंडिया से। वो लोग यहाँ पे आके LPAB के साथ, लीगल प्रोफेशन एडमिशन बोर्ड के साथ, सेलेक्ट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। उसका क्राइटेरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट है। क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके जो ग्रेड्स हैं वो सर्टेन परसेंटाइल के ऊपर हैं तो ही आपको वो अलाउ करेंगे वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। सो मेरे जैसे काफ़ी सारे बैचमेट्स हैं जो अभी भी मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आप कैसे हुए, वहाँ क्वालिफाई कैसे किया। तो मैं सबसे पहले उन्हें यही कहती हूँ कि फोकस ऑन योर ग्रेड्स, क्योंकि वो ग्रेड्स के बिना यू वोंट गेट इन। सो अब उस ब्रिजिंग कोर्स का बेसिकली मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी को भी अगर लॉयर बनना है तो दे हैव टू स्टडी 11 प्रीस्टली सब्जेक्ट्स। 24 सब्जेक्ट्स का कोर्स होता है, बट उसमें से 11 ऐसे चुनिंदा सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने ही हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े तो आप लॉयर नहीं बन सकते। अब मेरे यूनिवर्सिटी के साथ जो इनका टाई अप था उसमें ये था कि इन 11 सब्जेक्ट्स में से जो आई थिंक 9 सब्जेक्ट्स हैं वो तो हम सीधा सीधा आपके ग्रेड्स के बेसिस पे रिकग्नाइज कर लेंगे। जो बाकी 2-3 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ का प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो बाकी कंट्रीज से अलग है। इक्विटी एंड ट्रस्ट्स पढ़ना पड़ेगा। एडमिन लॉ पढ़ना पड़ेगा। सो ऐसे करके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े। और ये जो लीगल प्रोफेशन बोर्ड अपना ये कोर्स कंडक्ट करता है, ये कोई ग्रेजुएट डिप्लोमा या ऐसे नहीं है। इट्स जस्ट सप्लीमेंट्री कोर्सेज जो आप यूसिड के साथ पढ़ते हो, सिडनी के साथ आप पढ़ते हो। एक बार जब आप ये पास हो जाएगा आपका कोर्स, उसके बाद वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे। चलो आपका ये पास हो गया। आप फिर वो ट्रांसक्रिप्ट लेके लीगल एडमिशन बोर्ड जाते हो, दे गिव यू अ लेटर, यू टेक दैट लेटर एंड टेक इट बैक टू कॉलेज ऑफ लॉ। अब आपके मतलब ऑब्वियसली नाउ यू बी थिंकिंग लाइक अच्छा कॉलेज ऑफ लॉ इस मिक्स में कहाँ से आ गया? कॉलेज ऑफ लॉ इस मिक्स में इस तरीके से आया कि अब लॉयर बनने से एक स्टेप पहले यू हैव टू फिनिश अ ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लीगल प्रैक्टिस कोर्स। बिकॉज अब आपके पास यू हैव द स्किल्स ऑफ अ लॉयर बट यू डोंट हैव द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ लॉयरिंग। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स हैं पर हार्ड स्किल्स नहीं। डेफिनेटली। सो अब आपको वो ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ लीगल प्रैक्टिस करना है फॉर 6 to 8 months। और उसके साथ यू हैव टू गेन सम एक्सपीरियंस एज वेल, लाइक 75 days ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। वंस यू डू दिस, उसके बाद यू सबमिट योर एप्लीकेशन टू द बार एंड वंस यू आर इनवाइटेड यू कैन एनरोल योरसेल्फ एज अ लॉयर। ठीक है। नहीं, काफ़ी आई थिंक ये आपने बता तो दिया। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा समझने वालों के लिए। तो बेसिकली आपने बोला 3 तरीके हैं। एक तो जो आप यूरिस्ट डॉक्टर पढ़ लो यहाँ पे, जैसे सेकेंडली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर लो मास्टर्स, जो अभी ऑप्शन आया। जब तीसरा है कि जो चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया से, तो वहाँ के अगर ग्रेड्स अच्छे हैं तो यहाँ पे आके आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ऐसा कुछ बोला आपने? करेक्ट। तो क्रेडिट्स मतलब किस कोर्स में मिलेंगे यहाँ पे, कौन सा कोर्स होगा जिसमें क्रेडिट्स? लाइक जो 11 प्रीस्टली सब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस क्रिमिनल लॉ। जो 11 सब्जेक्ट है तो उनमें डिपेंड करता है कितने आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे आपको मिले थे 9 के, तो पीछे रह गए 2। अब जो बच्चे ने वहाँ पे नहीं, सॉरी मुझे 8 के मिले थे, 8 के रह गए 3 रह गए, 3 पढ़ने थे। तो जिन बच्चों ने, जैसे आपने जिंदल स्कूल से आपने बोला पढ़ा है, बहुत अच्छा है, उनका एक टाई अप था। जिन इंस्टीट्यूट्स के, जब बच्चे ने वहाँ नॉर्मल इंस्टीट्यूट से वहाँ पे पढ़ा इंडिया, जिनका कोई टाई अप नहीं है,
तो उनको फिर कोई वो नहीं मिलता क्रेडिट, नहीं, तो उनको 11 के 11 ही पढ़ने पड़ेंगे। 11 के 11 ही पढ़ने पड़ेंगे। एंड द थिंग इज कि ये 11 पढ़ने के लिए यू डोंट गेट एनी वीज़ा, क्योंकि एक ट्राइकोस रजिस्टर्ड कोर्स नहीं है। ये मैं आपकी बात समझ, आप थोड़ा सा बोलना चाह रहे हो, जैसे अकाउंटेंट होते हैं ना, मैं सिंपल भाषा में बता दूं, जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं ना हमारे, तो अगर वो ओवरसीज से स्टडी किया और उनको स्किल असेसमेंट यहाँ पे करानी है या Okay. उसके लिए, तो वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। इसके अच्छा, लिए क्राइकोस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीओई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो आई थिंक दिस इज सिमिलर वे कि भाई आपको वो कंप्लीट करना है, जिसका वीजा हाँ, में आप यूज नहीं कर वीज़ा सकते। नहीं यूज़ कर हाँ, वीजा में सकते, यूज नहीं कर हाँ। सकते, पर यू कैन यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो इसलिए मुझे ये जो पढ़ाई थी ये मुझे अपने मास्टर्स के साथ ही करनी थी, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली इसको पढ़ने के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। हाँ, क्योंकि आपके मास्टर्स में टीआर नहीं थे, आपने बोला। क्लियर नहीं हाँ था। हाँ, तो आपके लिए दोनों चीजें एक ही टाइम पे आ गई। हाँ, ओके, तो इसलिए मैंने मेरे मास्टर्स के साथ साथ अपने ये ब्रिजिंग कोर्सेज फिनिश किए, और इसके बाद मैंने अपना वो जो ग्रेजुएट डिप्लोमा था, जो इन 3 रूट्स के बाद आपने कंपलसरी करना ही है कि इन तीनों रूट्स में से कोई भी रूट आप सेलेक्ट करो, उसके बाद ये ग्रेजुएट डिप्लोमा तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो जो आपने ओवरसीज बैचलर्स किया पहले, उसको इस ऑस्ट्रेलिया की बैचलर्स के लेवल के बनाने के लिए वो 3 पाथ में से कोई भी चूज कर दो। करेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे 75 डेज की ट्रेनिंग प्लस जो ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने बोला वो करना ही करना पड़ेगा। डेफिनेटली। पर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला कि जो ग्रेजुएट जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स करेगा ना बच्चा हाँ, जो हुआ है, हाँ, तो फिर मास्टर्स का लेवल तो ग्रेजुएट डिप्लोमा से ऊपर होगा, फिर वो मास्टर्स करने के बाद ही उनको ग्रेजुएट करना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा, ओके बिकॉज दोनों का पर्पस अलग है। ओके, मास्टर्स वो बच्चा इसलिए पढ़ रहा है, या जूरिस डॉक्टर इसलिए पढ़ रहा है, या मैं ब्रिजिंग कोर्स इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरी जो एजुकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन लीगल बैचलर्स के इक्वल इक्विवेलेंट हो जाए। लेकिन जो ग्रेजुएट डिप्लोमा है वो हार्ड स्किल्स पे फोकस करता है, अंडरस्टैंड, तो वो मतलब वो दैट्स व्हाई इसमें प्रैक्टिकली एक वो आ जाता है, कंपोनेंट आता है 75 डेज की ट्रेनिंग। और एग्जैक्टली, वो ट्रेनिंग पेड होनी चाहिए या अनपेड, कोई जब मैटर नहीं इट करता। डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इट डजंट और एक लास्ट मेरा ये क्वेश्चन इसको लेके आया, मास्टर्स का आपने बोला अगेन, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई भी बैचलर्स किया है इंडिया से, कोई मतलब या ओवरसीज से बैचलर ऑफ आर्ट्स या कोई भी लगा लो, हाँ। क्या वो मास्टर्स कर सकता है वो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, कि इसमें बैकग्राउंड भी लॉ का होना चाहिए, बैचलर्स बैकग्राउंड होना चाहिए लोग। होना चाहिए? हाँ, ठीक है। बिकॉज बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास मिनिमम एक बैचलर्स ऑफ लॉ हो, ताकि आप यहाँ पे आके मास्टर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस परस्यू कर सके। आई थिंक ठीक है। परसेंटाइल का भी कोई रिक्वायरमेंट है, अंडरस्टैंड। तो वो मिनिमम तो आई थिंक वो स्टेट टू स्टेट भी काफी चीजें वेरी करती होंगी, है ना कुछ? हाँ, या ठीक है, और एक रफ आइडिया जो आपने हमें दिया। हाँ, मतलब या अभी के टाइम्स में सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये ऑप्शन है। ओके, सो अगर कोई भी स्टूडेंट, लीगल स्टूडेंट है जो इंडिया में है या कहीं भी है वर्ल्ड में, और वो ऑस्ट्रेलिया में फास्टेस्ट वे में क्वालिफाई करना चाहता है, तो और क्योंकि आई वुड रेकमेंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आप जाओ। अंडरस्टैंड। हाँ। तो जो आपने बोला 2018 में आप स्टडी पे आए थे, आपको मेरे को बताओगे पीआर कौन से ईयर में मिली आपको? मुझे मिली थी PR 2023 में। ओके, 5 साल लगे आपको। हाँ, 5 साल लगे। मैं एलिजिबल जो है मैं 2020 में ही हो गई थी, बिकॉज 2018 से 20 मतलब 2 साल के अंदर आई प्रीटी मच फिनिश्ड एवरीथिंग, बट कोविड आ गया। सो कोविड के साथ थोड़ा सा बैड लक आ गया, और वो ये था कि आई थिंक लॉयर्स को निकाल दिया था लिस्ट से। सो पीआर के चक्कर में। हाँ, न्यू साउथ वेल्स की लिस्ट से लॉयर्स को निकाल दिया था। तो उस टाइम मतलब ऐसा कोई सेटलमेंट का यहाँ पे वैसे प्लान नहीं था ऑनेस्टली, बट अपॉर्चुनिटीज ऐसे मतलब मुझे मिल रही थी। मतलब आई डिडंट थिंक कि आई न्यू कि आई वांटेड टू प्रैक्टिस लॉ, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता था कि ऑब्वियसली किसी एक जुरिस्डिक्शन से आके किसी और की जुरिस्डिक्शन में घुस के आप उनके ही लॉ प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स नॉट ईजी। यस, तो मुझे था कि मुझे करना है, बट आई वाज लाइक कैसे होगा ये करके ना, तो इसलिए सेटलमेंट का कोई प्लान नहीं था। आई वाज लाइक मैं वापस चली जाती हूँ। और इसी दौरान क्या हुआ कि क्योंकि मैं, बट अगेन कमिंग बैक, मुझे फिर भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो चाहिए था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि इंडियन मार्केट में ये होता है कि आप सिर्फ 2 तरह के सक्सेसफुल लॉयर्स बन सकते हो। एक, इंडिया में अगर आप एक लिटिगेशन का बैकग्राउंड रखते हो और आपके फादर के पास कोई चेम्बर है, तो आप उसको हेड करके एक अच्छे खासे लॉयर बन सकते हो। 2, आप नाइट लैम्प अपना 2 या 4 बजे तक जगाओ, मतलब सॉरी ऑन करके रखो उसको, मिडनाइट लैम्प, और आप एक कॉर्पोरेट लॉयर बन जाओ। ओके, उसमें दोनों ही तरीके से आप बहुत पैसे कमाओगे, बट एक में यू नीड थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट, एंड दूसरे में यू नीड टू बर्न द मिडनाइट लैम्प 2-4 बजे तक। मेरा प्लान ये था कि अगर मुझे, अब इसको ट्रम्प करने का तरीका ये है कि आप इंटरनेशनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले आओ। ओके, अगर आप इंटरनेशनली थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आते हो तो लॉ फर्म्स जो है आपको जल्दी हायर करते हैं। ओके, तो मेरा प्लान ये था कि ठीक है, मैं यहाँ पे पढ़ लेती हूँ, मैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले लेती हूँ, और मैं वापस जाके अपना कुछ प्रैक्टिस करूँगी। और उस टाइम पे मुझे और मेरे
लॉ स्कूल के 4th ईयर में ऑलरेडी एक प्लेसमेंट ऑफर भी मिला हुआ था। तो आई वाज लाइक कि कुछ नहीं बना मेरा, तो मेरे पास वो प्लेसमेंट ऑफर है, मैं उनको जाके ज्वाइन कर लूँगी उस फर्म को। बट 2020 में कोविड का लॉकडाउन हो गया, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, सब बंद, अगर जा रहे हो तो वापस नहीं आ रहे। एंड आई वाज लाइक ओके नाउ आई कांट लीव। सो उस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी एंड आई वाज लाइक कि अब मैं क्या करूँ, कि मैं एक्सपीरियंस लेने आई थी, मुझे वो भी नहीं मिला, पढ़ाई भी कर ली। सो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों ही डबल मास्टर्स हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुमने अपना बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ किया है, तुमने अपने लॉ को वन अप कर लिया विद अ मास्टर्स ऑफ लॉ, तो तुम अपने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी तो आगे लेके जाओ, तो व्हाई डोंट यू डू एन MBA? देन आई डिसाइडेड ओके आई विल डू एन MBA एंड आई स्टार्टेड डूइंग द MBA के टाइम पे आई वाज स्टडीइंग, एंड उस टाइम पे ऑब्वियसली मैं अपना मेरा TR आ गया था उस टाइम तक, मतलब TR MBA फिनिश कर लिया था, मैंने TR डाल लिया था। एंड लकीली उस टाइम ये हुआ कि लॉयर भी उन्होंने लिस्ट में इंक्लूड कर लिया उसी टाइम पे। सो देन आई वाज लाइक कि ठीक है, आई सबमिट माय EO एंड आई विल सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। एंड आई सबमिटेड एंड आई थिंक मैंने सितंबर में शायद सबमिट किया था, आई कांट रिमेंबर, सितंबर में शायद 2023 की बात कर रही हो या 22 की? 22 की। 22 थी। हाँ, क्योंकि 20 से लेके 22 तक तो लॉयर लिस्ट में ही नहीं था, तो कोई सबमिट करने का कोई फायदा ही नहीं था। फायदा नहीं था। तो मैंने सितंबर 22 में आई थिंक सबमिट किया था, और मुझे आई थिंक उस सबमिट करने के कुछ 10-20 दिनों में मुझे इनवाइट आ गया। तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि अच्छा यार, लाइक व्हेन योर टाइम इज राइट, so good things they come for you. Yes. So and that's it, फिर मार्च में मेरे को हो गया and now I'm here. Now that's good to know. आपको 190 आया था? मेरे को 190 आया था। जैसे आपने गुड थिंग्स के बारे में बात की, तो मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगा। मैं 2019 में स्ट्रगल कर रहा था, मैं IT में जॉब करता था और साथ में ऊबर करता था वीकेंड पे। ओके। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था इनविटेशन को लेके, तो पॉइंट्स बढ़ ही जा रहे थे, तो मैं जितने पॉइंट्स अचीव करता फिर आगे बढ़ जाते थे। हाँ। तो फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ के मैंने बैंड की तैयारी की 1 महीना, ओके। तो मेरे 9 नीचे आ गए। ओके। तो उसके बाद फिर पॉइंट बढ़ गए, फिर मेरे फिर नहीं आए। हाँ। फिर आया सिंगल का दौर 2019 में, आपको पता है नवंबर में सिंगल के आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलने थे। ओके। तो वो आया, फिर उसका फिर इनविटेशन नहीं आया। ओके। दिसंबर में भी नहीं आया। फिर जाके 2020 मार्च 15 मार्च को मेरा वीज़ा एक्सपायर था। ओके। मुझे दिसंबर में भी इनविटेशन नहीं आया। ओके। फिर आया मेरे को इनविटेशन जनवरी में। ओके। तो 38 डेज में मेरी PR ग्रांट होगी। वाओ। तो ये चीज़ें वो हुई और मेरी IT की जॉब मुझे मिल गई। सारा कुछ ऐसा होगा कि एकदम से जो आप बोल रहे हो ना, सब कुछ हाँ, स्ट्रगल आप ऐसे ही करते हो कि कई बार आप इतनी स्ट्रगल करते हो कि आपको आउटकम नहीं मिलती। आउटकम नहीं मिलती। हाँ। पर क्या होता है, कई बार आप जो आउटकम है वो बाद में मिलती है, पर इतनी मिल जाती है कि उतने आपने उस टाइम पे एफर्ट नहीं डाले होते। तो आई थिंक ये सबके साथ इस कंट्री में स्पेशली होता है। सबके साथ होता आई थिंक ये बहुत हाँ। कहने का मतलब ये है कि भी अगर आप कोई एफर्ट डाल रहे हो किसी चीज़ को लेके या कुछ भी करना चाहते हो, जस्ट डू इट। डू आपको आउटकम मिलेगी, चाहे आज मिल जाए, किसी को कल मिल जाएगी, मिलेगी। मतलब आई फील कि लाइक एफर्ट तो यू हैव टू मेक, लाइक यू हैव टू गिव योर 100% टू इट। क्योंकि 18 से 20 के बीच में मैं मल्टीपल चीज़ें कर रही थी, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी करो, वो भी करो, मतलब जहाँ से जितना नॉलेज आप बटोर सकते हो आप वो बटोर रहे हो। एंड देन 20 लाइक आई सेड 2020 में जब कोविड आया, द ओनली रीज़न वाई आई स्टेट बैक वाज बिकॉज मेरा वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करने का जो एक चाह थी वो पूरी नहीं हुई। सो उस टाइम पे भी ये नहीं था कि लाइक सेटल होना है, बट डिज़ायर ये था कि आई नीड दैट एक्सपीरियंस। सो कम 2022 व्हेन आई फाइनली गॉट दैट, इस पूरे टाइम में ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट स्टडीइंग या आई वाज नॉट पुटिंग इन द वर्क। तो 100% यू आर राइट कि कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर जॉब, है ना, बी सिंसियर, एंड देन यू गेट टू अ पॉइंट वेयर मे बी एवरीथिंग विल जस्ट कम टुगेदर। हाँ, डेफिनेटली। अभी आपने ये चीज़ बताइए कि भाई आपका मन कैसे बना PR लेने का ना, क्योंकि आपका प्लान नहीं था, तो आपने जस्ट ट्राई किया। अभी मेरे को एक्सपीरियंस के चक्कर में आप यहाँ पे रह गए और आपने इंडिया के लॉज के बारे में बताया। तो क्या कितना डिफरेंस है जो इंडिया के लॉ का प्रैक्टिस करना जाए यहाँ पे प्रैक्टिस करना? देखो, आपने वहाँ पे प्रैक्टिस तो की नहीं, पर आपको पता होगा क्योंकि आपके लिंक्स होंगे, कॉन्टेक्ट्स होंगे। तो आपको क्या लगता है अभी क्या डिफरेंस जो मेन आता है इंडिया के लॉज और ऑस्ट्रेलिया के लॉज? आई थिंक लॉज, क्योंकि इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, सो इन अ वे हमारे जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश कॉमन लॉ सिस्टम से ही हैं। सो लॉज आर द सेम, है ना, इट कम्स डाउन टू द वे ऑफ प्रैक्टिस। कि यहाँ पे आई फील
लाइक नो ऑफेंस, बट यहाँ पे आई फील कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद चीज़ें, मैं फ्लेक्सिबल ज़्यादा वहाँ पे। हाँ, आई फील कि चीज़ें शायद उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। सो वेयरएज़ यहाँ पे आई फील कि यू नो देयर इज़ लाइक अ प्रॉपर सिस्टम। सिर्फ लॉयर्स को ही नहीं, पब्लिक को भी यू आर मेड अवेयर कि आपके लॉज क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। इवन अ कॉमन, फॉर एग्जांपल डिवोर्स फैमिली लॉ के केस में, इवन जो एक कॉमन मैन है वो कोर्ट पोर्टल सिस्टम पे जाके अपनी जो चीज़ें पढ़ के कर सकता है। कर सकता है। सो दे डोंट नीड अ लॉयर। बट इंडिया में क्या है कि यू विल नीड समवन टू हेल्प यू। सो सिमिलरली क्रिमिनल लॉज के जो राइट्स हैं, कुछ छोटे मोटे जो ऑफेंसेस की जो राइट्स हैं, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किए हुए हैं यहाँ पे। बट वहाँ पे शायद इतनी क्लैरिटी नहीं है। शायद उस ये लैंग्वेज का भी बैरियर आता होगा, क्योंकि है तो इंग्लिश में, क्योंकि इनकी तो मेन लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारी इंग्लिश हमारी मेन लैंग्वेज नहीं, तो वो हाँ। पढ़ने में या कॉन्फिडेंस नहीं आता। हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो देखो, नो ऑफेंस अगेन, पर वहाँ पे मुझे लगता है अनएथिकल प्रैक्टिस भी काफ़ी होती होगी, या कुछ चीज़ें बोला जाता है कि अभी पैसे से हाँ, करवा लो, रिश्वत दे लो, जिसके पास पैसा है उसके बिल्कुल, पास लॉयर है, या हाँ, वो कुछ भी कर सकता है अभी यहाँ पे लाइक एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। मैं ये नहीं कह रही कि इंडिया में रेगुलेशन नहीं है, इंडिया में भी काफ़ी रेगुलेशन है, बट आई स्टिल फील लाइक एक डिफरेंस है। डिफरेंस है। हाँ, तो कहने का मतलब आपके यहाँ पे जो इंसाफ है हाँ, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, या वो बोलते उसमें ज़्यादा बंदा कंफर्टेबल फील करता है, उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, दे नो हाउ टू डू द थिंग्स एंड भी कैसे कर सकते हैं, कोई उनके साथ गलत करेगा। वहीं पे वो इंडिया में हर चीज़ लॉयर के ऊपर थ्रो कर देते हैं, उनको हाँ, ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको पता नहीं होता है कि लीगल जो प्रोसेस है या वे कैसे होता है। आई थिंक वो एक मेन डिफरेंस है ना उस चीज़ में। हाँ। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे ये लोग जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत लीनियंट है, बट ये लोगों के जो ह्यूमन एस्पेक्ट है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर इफ समवन इज डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज या देयर आर सम अदर इश्यूज, सो दे टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली। अनदर थिंग इज कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, सो उस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे। वही मुझे लगता है कि शायद इंडिया में थोड़ा शायद ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी थोड़ी सी कमी है। आई थिंक वो इट विल टेक सम टाइम ना, हाँ, क्योंकि अभी- दे गेटिंग देयर। मुझे लगता है कि इवेंचुअली दे विल गेट। और पॉपुलेशन का भी आई थिंक मुझे लगता है कि हाँ, मेन डिफरेंस definitely। लोग बहुत हैं, तो मैनेजमेंट थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। इट्स द नाउ इट्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो वही मैं कहती हूँ, लाइक नो ऑफेंस, बट ये एक ग्राउंड रियलिटी है जो मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स गुड टू नो। तो यार जो ये आपने बताया इस चीज़ को लेके, जैसे 2018 में आप आए, 23 में आपके पीआर जो भी स्ट्रगल आपकी रही है उस टाइम पे, कि जब आपको पता नहीं था चीज़ें लेकर, हाँ, तो आज वो कहीं ना कहीं आपको बूस्ट मिला होगा उस चीज़ को लेके कि भाई अगर मेरे को नहीं पता थी तो शायद मैं लॉयर बन के बाकियों को बता सकूं। हाँ, क्योंकि जैसे मेरे साथ हुआ था, पीआर का भी बच्चों को पता नहीं है कि बैचलर्स जो इंडिया से बीटेक करते हो बिना एक्सपीरियंस के आपकी स्किल असेसमेंट होकर पीआर डाल सकते हो। मुझे नहीं पता था, अच्छा, मैंने वो बैचलर्स की थी। ओके, तो जब मुझे पता लगा, फिर मैंने बहुत रिसर्च की उस चीज़ के ऊपर भी, कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो फिर आज वो मेरे को एक मोटिवेशन रहा कि यार जो चीज़ें मैं मिस कर गया, मैं चाहता हूँ कि बाकी ना करें। ना करें। और एक ही स्टोरी ऐसी है कि मेरे पास एक बच्चा आया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, स्टडी के लिए आया था। तो जब मैंने देखा उसकी स्टडी ऐसे की हुई है, ओके, तो हमने उसको बताया, तो वो लकीली उसने प्रोसीड कर लिया। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करें ना करें, नए बच्चे आते हैं, और उसकी स्किल हुई विद इन 1 वीक उसको 190 का इन्विटेशन आ गया। न्यू साउथ वेल्स का जो स्टडी डालना चाह रहा था उसको इन्विटेशन आया। तो हमें बहुत खुशी हुई उस दिन हाँ, कि देखो, जिस चीज़ के लिए हम मकसद के लिए हमने ये लाइसेंस लिया, हाँ, वो मकसद हमारा पूरा होने जा रहा है। वो एक बहुत खुशी मिलती है। वो उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन ही अलग है कि लाइक आप समवन आपके पास एक छोटी सी चीज़ मांगने के लिए आए एंड यू गिवन देम लाइक सच अ बिग थिंग, हाँ, तो वो नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन। डेफिनेटली। देखो अभी जो ये है स्ट्रगल की तो बात होगी, कितना इजी है लॉयर बनना, ये आपने एक जर्नी बताई भी कैसे लॉयर बंदा बन सकता है, क्या जो आपकी स्ट्रगल है, पर उसका क्या है, जो बंदे लॉयर बनना चाहते हैं, क्या लगता है कि स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल है? क्या आपको लगता है कि जैसे मतलब 100 बंदा इनरोल होता है, लगता है भी आपको मेजोरिटी पास करते होंगे, जब बीच में छोड़ते होंगे, क्यों लगता है? अगर ऐसा क्यों होता है, स्ट्रगल बता सकते हो आपके भी बच्चों को, क्या स्ट्रगल कर सकते हैं या क्या स्ट्रगल करते हैं, जब स्ट्रगल आती है? लाइक आई मेनली फील कि लॉ स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, लाइक एक लॉयर के लिए मुझे लगता है 3 ही मेन स्किल्स हैं। एक आप अच्छा बोलो, एक आप अच्छा लिखो, और एक आप बहुत अच्छा सोचो। सो यू हैव टू हैव गुड राइटिंग स्किल्स, गुड स्पीकिंग स्किल्स एंड गुड एनालिटिकल स्किल्स। एक लॉयर के लिए बेसिक है। जैसे पास में भी जब मैं बैचलर्स में भी थी, तो काफ़ी सारे हमारे जो बैचमेट्स थे वो पीछे छूट गए थे। दैट इज़ बिकॉज
मेरे बैचलर्स में जो यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं पढ़ी, दे वर पुटिंग देमसेल्व्स ऑन पार विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, सो दे वर टीचिंग आल्सो ऑन दोज स्टैंडर्ड्स। और हम सब जो लोकल स्कूल से आए हैं, छोटे मोटे स्कूल से आए हैं, तो हम वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना। तो ऑब्वियसली आई वोंट से इट्स वेरी इजी, ठीक है, बट अगर आपके अंदर पैशन है कि आप लोगों को सर्व करना चाहते हो, लोगों को हेल्प करना चाहते हो, एंड यू वांट टू डू गुड थिंग्स इन दिस सोसाइटी, देन गो फॉर इट। बट अगर आपका वो पैशन नहीं है, ठीक है, एंड लाइक अगर आपका ये है कि देखा दिखाई में कर रहे हो, जा यू वांट टू अर्न मनी ओनली, बट वो आपका पैशन नहीं है। हाँ, यू वांट टू अर्न मनी एंड लाइक यू नो, आप जस्ट आपको ये है कि आपने ह्यूमैनिटीज पढ़ ली 12th के बाद, या आपने साइंस या कॉमर्स कर लिया, बड़े अगर साइंस नहीं हो रही हमसे, कॉमर्स भी नहीं हो रही, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन सकते, डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं बन सकते, इतना तो हमारा दिमाग नहीं है, चलो ठीक है लॉयर बन जाते हैं। हाँ, इट्स नो गुड। लाइक मेरे केस में मैं शुरू से ही पैशनेट थी इस चीज़ में आने के लिए, सो आई थिंक वही चीज़ मुझे आगे तक लेके गया। सो डिफिकल्ट है, बट आई वुड से मैं कर सकती हूँ, आई थिंक एनीबडी कैन डू इट, इट्स जस्ट कि यू शुड हैव दैट पैशन, दैट्स ऑल। डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछने का मकसद मेरा यही था, क्योंकि मैं ना काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो माइग्रेशन लॉ पढ़ना चाहते थे, जिन्होंने स्टार्ट भी किया विद इन मिडिल में उन्होंने छोड़ दिया, 1 सेमेस्टर के बाद 2 सेमेस्टर के बाद। हाँ, क्योंकि मेरे लिए तो माइग्रेशन लॉ बहुत हार्ड था। तो 1 साल का कोर्स होता है हमारा वैसे फुल टाइम, मैंने किया 2.5 साल में, फिर मैंने कैपस्टोन क्लियर किया, उसमें मैं 2 बार फेल हुआ। तो रीज़न बीइंग कि भाई ऐसे जो मैंने देखा ना, कई लोग छोड़ देते हैं मिडिल में, रीज़न क्वेश्चन यही पूछने का कि लॉ तो और भी हार्ड होता है एज कम्पेयर टू माइग्रेशन। हाँ, तो उसमें तो बहुत स्ट्रगल होती होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई सेम चीज़ें मैच करती हैं, जैसे पर आपने बोला कि भाई इसके लिए आपको पैशन चाहिए, हाँ, कि यू वांट टू डू इट। Yeah. अगर आप पैसे के लिए कर रहे हो, यू वॉन्ट गो लॉन्ग वे। you won't go far। हाँ, तो अगर आपका पैशन है, जब आप इसको पसंद करते हो कि मेरे को ये करना है, जब मैं हेल्प करना चाहता हूँ लोगों को, तो आप लॉन्ग वे जा सकते हो, आप ये बोलना चाह रहे हो। हाँ, एंड लाइक बिकॉज अलॉन्ग विद दैट पैशन आपका लाइक अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए पैशनेट हो, लाइक मैं आप ही का एग्जांपल देती हूँ, जो मुझे आप ही ने एक टाइम पे बताया था, वॉज कि आपने माइग्रेशन लॉ को पूरा घोल के पी लिया, राइट। आपने एक बात ये कही थी मुझे, तो वो मुझे बात आपकी क्यों अच्छी लगी? वो मुझे इसलिए अच्छी लगी बिकॉज यू आर लाइक, मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट आई वेंट टू द एक्सटेंट कि मैं पूरा पढ़ूँ और मैं पूरा समझूँ। वाई? बिकॉज यू आर पैशनेट, है ना, यू आर पैशनेट अबाउट गेटिंग इनटू दिस फील्ड एंड हेल्पिंग पीपल, सो दैट गॉट सप्लीमेंटेड विथ योर एजुकेशन। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दिस प्रोफेशन, दैट यू वांट टू हेल्प पीपल, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, एंड यू सप्लीमेंट दैट विथ योर एजुकेशन, तब आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखोगे। एंड यू विल लाइक कि ठीक है, अब मैं कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी, मैं हर चीज़ को समझूंगी, एंड आई बिकम अ लॉयर। एंड एक और चीज़ ये है कि लॉयर्स और डॉक्टर्स के लिए पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, सो दिस इज़ अनदर थिंग कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये लाइफ लॉन्ग मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू बी समवन हू लाइक्स स्टडी। जो स्ट्रगल है, मान लो जो लॉयर बंदा बन गया, तो आपको क्या लगता है लॉयर बनने के बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है, या लॉयर बनने से पहले की स्ट्रगल स्टार्ट होती आई थिंक लॉयर बनने से पहले जो स्ट्रगल है वो काफ़ी अलग है। उसमें ये होता है कि यू काइंड ऑफ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर सेल्फ, है ना, कि आप अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि मुझे मेरे सारे सब्जेक्ट्स पास करने हैं, मुझे इतने ग्रेड्स के साथ पास करने हैं, मैं अगर मास्टर्स के लिए चाहूँ तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, है ना, मैं जो अपनी मेरा जो राइटिंग स्किल है मैं उस पर फोकस करूँ, मैं उसको बेहतरीन बनाऊँ, मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है मैं उसको इम्प्रूव करूँ, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करूँ, मेरी जो एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स है मैं उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। सो ये सेल्फ इम्पोज्ड स्ट्रगल है ना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। बट once you get into the profession is so demanding and everybody wants things done, like सबको चाहिए चीज़ें अभी हो, right? So I'm sure आप भी ये चीज़ सफ़र करते होंगे, मैं भी ये चीज़ सफ़र करती हूँ। So they are like हमें ये चीज़, मतलब हमको we are hiring you, now you want this right now, but right now नहीं होता है कुछ भी। So all the patience, right? हाँ, so वहाँ पे you lose control, and वहाँ पे क्या है, you are not handling one person's life, you're not dealing with one person's life, you're dealing with multiple people's life. So वहाँ पे एक added responsibility भी है कि you cannot make any mistake. Okay. क्योंकि पहले कॉलेज के टाइम पे क्या है कि आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार हो, आप अपनी लाइफ में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आपके साथ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, आप किसी और की लाइफ के लिए जिम्मेदार हो, सो आप उनकी लाइफ के साथ गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि लॉयर बनने के बाद
लाइफ हार्ड है जो स्ट्रगल है प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होना जाती है किसी की हाँ, लाइफ को लेके, definitely। जो कि आपको एक बहुत बड़ा रिस्क भी बोल सकता है, रिस्क Risk- कैरी ऑन करके चलते हो हाँ, जितना आप इसलिए इसी का रीजन होता है कि आप अपनी improve, जो नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हो, दैट्स अ मोटिवेशन कि आप पढ़ना चाहते हो कि भाई हम दूसरों की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तब मेक श्योर कि जैसे हम डॉक्टर पे लाए होते हैं एग्जैक्टली। तो ऐसे ही लोग लॉयर के साथ होते हैं। यहाँ पे भी लॉयर्स का क्या है कि जैसे आई एम श्योर आप लोगों के भी CPD पॉइंट्स होते हैं, हाँ प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स होते हैं, हमारे भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पॉइंट्स होता है। सो एवरी ईयर यू हैव टू डू दैट कंटिन्यूअस लर्निंग एंड यू हैव टू गेन दोस 10 पॉइंट्स। सो वो इसीलिए है कि जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं आप उनसे अपडेटेड हो, हाँ आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। सो यही है, इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एंड लॉयर बनने के बाद नो डाउट रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। लाइक शुरुआत में अगर सैलरी कम भी है या आपके पर्क्स कम भी हैं, एक्सपीरियंस गेन होते होते आपके पर्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट अगेन अगर आपने वो शुरुआती दिनों में अपने स्किल्स को अच्छे से शार्पन नहीं किया या अपने नाइफ को अच्छे से शार्पन नहीं किया तो आगे जाके आप बहुत मतलब फंस जाओगे। तो बेसिकली ये ना जो आपने बात बोली है, बहुत कम लोग समझते हैं कि भाई आप जो स्टार्ट करते हो तो यू मस्ट फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, नॉट ऑन द सैलरी पार्ट। सैलरी कम भी है तो चलेगा, बिकॉज वंस यू लर्न पैसा विल कम, द मनी विल कम, राइट। करेक्ट। आज की जन जो हैं, हम हायरिंग करते हैं, हमें पता है हाँ। उनका पहला मकसद ये होता है कि पैसे कितने दोगे। ओके। तो हम उनको सीधा आंसर देते हैं भाई अगर हमारे पास आ रहे हो, अगर पैसे के लिए आ रहे हो, दिस इज नॉट द जॉब फॉर यू। हाँ। इफ यू वांट टू लर्न एंड ग्रो, दैट्स आवर गारंटी कि आपको यहाँ पे ग्रोथ सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये चीज़ें बोलने में ईजी है पर ना लोग समझते नहीं है। आई फील लाइक आप जो कह रहे हो बहुत सही कह रहे हो। एंड ये चीज़ मुझे, क्योंकि क्या है ना, ये चीज़ की रियलाइजेशन आपको एकदम से नहीं होती है। ओनली समवन हुज वर्किंग इन द इंडस्ट्री वही आपको बता सकता है कि इस चीज़ की अहमियत क्या है। और ये अहम ऐसे है कि लोगों को लगता है कि अच्छा हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट बिकॉज हम आपके पास काम करने आ रहे हैं, सो एक सेट माइंडसेट है कि अच्छा हमें इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। बट देन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप हमसे एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो, हमारी सिखाई हुई चीज़ पे आप अपना करियर बिल्ड करोगे, राइट। तो ऑफ कोर्स शुरुआत में सैलरी कम होगी बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा हम उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड भी करेंगे। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि इसी सैलरी की वजह से लोग ज़्यादातर बुटीक लॉ फर्म्स या बुटीक एजेंसीज ज्वाइन नहीं करना चाहते। उनको ये चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट फर्म मिले या बहुत बड़ी वो इसके चक्कर में आई थिंक उनको होता है कि उस तरह की फीलिंग आ जाती है ना, उस तरह की फीलिंग चाहिए तो फिर वहाँ चाहिए। बट वहाँ की रियलिटी कुछ और है, क्योंकि मैं उस सेटअप में भी काम कर चुकी हूँ। सो वहाँ की थोड़ी बहुत रियलिटी है कि यू हैव मेंटल ब्रेक डाउन, है ना, कि मतलब योर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मेंटल ब्रेक डाउन है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड जो ह्यूमन लिमिट है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कलोड आप हैंडल कर रहे हो, सो रिस्क भी आप उतना ज़्यादा फेस कर रहे हो। सो मुझे ऐसा मानना है मेरा कि अगर कोई बंदा इस करियर में स्टार्ट करना चाहता है, दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल प्लेस, विद अ बुटीक फर्म, क्योंकि वहाँ पे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा बहुत कुछ करने का, और वो आपको मौका भी देंगे, अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको कि यार मतलब 1000 लोगों में शाइन करना मुश्किल होगा बट अगर 10 लोग हैं तो उसमें इफ यू आर रियली गुड यू विल गेट अ अपॉर्चुनिटी टू शाइन जस्ट लाइक दैट, है ना, एंड दैट कैन मेक योर करियर। क्योंकि उस तरह की जगह में यू लर्न अबाउट अकाउंट्स, यू लर्न अबाउट ब्रिंग वेरी बेसिक थिंग है ना कि हाउ टू सेट अप दीस थिंग्स। एवरीथिंग। पर आई थिंक यही एक रीजन है कि बहुत कम लोग सक्सेसफुल इसी रीजन की वजह से नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जो कमिटमेंट्स होती है पैसे के साथ होती है, ना कि अपनी लाइफ को ग्रोथ करने में। आई थिंक वो एक रीजन है। पर आपने जैसे लॉयर्स के साथ आपने काफ़ी लोगों के साथ काम किया होगा, अलग अलग जो आपका क्या रीज़न है कि जॉब्स चेंज करने का, या आपने चेंज किए या नहीं किए, अगर किए तो क्यों किए, क्या रीज़न आपको लगा? जैसे मैं जब यहाँ पे आई थी शुरू में, तो मैंने जैसे आपको कहा था कि लीगल प्रोफेशन बोर्ड से बात होने के बाद मेरे ग्रेजुएट डिप्लोमा में मुझे पता था कि मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, एंड वो एक्सपीरियंस फेड होना ज़रूरी नहीं है, राइट। सो इट इज़ जस्ट कि यू वांट टू गेट योर फुट थ्रू द डोर। सो मैं एक आई यूज्ड टू कैरी अ बैग फुल ऑफ सीरीज एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली टू रैंडम पीपल, एंड देयर वाज अ पॉइंट जब मैं खुद को क्वेश्चन करती थी, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि क्या कर रही हो तुम, कि मतलब किसी के दफ्तर में चली गई, लॉयर के दफ्तर में, बोले ये लो मेरी सीवी। बट मेरे दिमाग में तब ये चलता था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोई नहीं जानता, ठीक है, और ना मैं अपने आप को कोई इतना बड़ा समझती हूँ कि अगर मैंने किसी को सीवी पकड़ा दी तो ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो इसमें कि ठीक है आई गो एंड गिव, वो मुझे कॉल बैक करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं तो दे विल फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नॉट सो दैट इम्पोर्टेंट। तो आई डिड दिस एंड दिस इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट पैरालीगलिंग जॉब, ठीक है।
सो आई गॉट माई फर्स्ट पैरालीगलिंग जॉब और मैं पैरामेटा में आई यूज्ड टू वर्क एंड मेरी 2 दिन की जॉब होती थी और फैमिली लॉयर के साथ थी और इंडिपेंडेंट चिल्ड्रंस लॉयर्स के साथ थी और वहाँ पे मुझे यहाँ के लॉ का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मिला मतलब एफिडेविट्स फाइल करना ऑर्डर्स ड्राफ्ट करना काफ़ी कुछ सबीनाज को वेट करना बहुत कुछ उसके बाद आई जॉइंड एन अदर फर्म एंड ये फर्म मैंने तब ज्वाइन किया था जब आई क्वालिफाइड एज अ लॉयर तो ये मेरी सबसे पहली जॉब थी और ये काफ़ी फेमस लॉ फर्म के साथ थी उस टाइम की सबसे फेमस लॉ फर्म थे ऑस्ट्रेलिया में आई वर्क विद देम कुछ 8 महीने के लिए बट कोविड ऑलमोस्ट आ गया था तो रिडंडेंसीज थी बिकॉज सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और वो रिटेन नहीं कर पा रहे थे वो जॉब ख़त्म होते से ही आई मूव टू एन अदर प्लेस और वो जॉब वाज लाइक मेरी लॉन्गेस्ट जॉब और वहाँ पे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मतलब आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 2 years और वहीं पे मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया The only reason why I moved from one place to another was because one was वहाँ पे मतलब जो सबसे पहले पैरालीगलिंग वाला रोल था वहाँ पे ऑलरेडी उनके पास एक लॉयर था दे डिडंट वांट टू हैव एनीवन और मैंने जैसे कहा इट वाज अ वेरी बुटीक प्लेस सेकंड प्लेस जहाँ मैं गई वहाँ पे रिडंडेंसी हो गई तो वहाँ पे वापस जाने का कोई स्कोप नहीं था थर्ड प्लेस जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस गेन किया वहाँ से व्हेन आई मूव टू द नेक्स्ट प्लेस दैट वाज बिकॉज again this place was a smaller team smaller sort of people मतलब लोग काफी छोटे मतलब टीम बहुत छोटा था हाँ टीम छोटा था but I wanted to go for a bigger team and जिस फर्म के साथ उस टाइम पे मैंने वर्क किया वो लोग नेशनली रिकग्नाइज्ड थे तो मुझे एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि यार ऐसी कंपनी में काम करके कैसा लगेगा एंड लकीली आई गॉट थ्रू ऑल्सो आई वर्क विद देम फॉर 1 year एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था नो डाउट मैं मेरे सारे एम्प्लॉयर्स के लिए मेरे में बहुत ग्रैटिट्यूड है बट एक टाइम के बाद आई जस्ट फेल्ट कि जो वर्क प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आप जब उस तरह की जगह पे काम करते हो तो बहुत डिमांडिंग होती है वो जॉब एंड आई फेल्ट कि वो कुछ हद तक मुझे इफेक्ट कर रही है सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई वांटेड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लेस एंड देन नाउ द प्लेस वेयर आई एम वर्किंग एट इज अनदर स्मॉल बुटीक फर्म इट्स नॉट a high five so you want to be mentally free as well because so stress फिर वो stress yeah अभी एक न्यूज़ भी आई थिंक आई थी यहाँ पे कि इंडिया में अकाउंटेंट को इतना प्रेशर दिया गया कि वो लड़की की डेथ थी हाँ डेथ ही हो गई तो दिस इज अनदर थिंग कि हमें नहीं पता होता कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं एंड आई वुड से नॉट एवरीबडी इज मेंट फॉर इट है ना कुछ लोग होते हैं जो बड़े बिग रेसेस रन करते हैं एंड दे कैन टेक एम्पल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड इट्स ओके और उनको उतना उस तरह का सक्सेस भी मिलता है बट हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हम कितना स्ट्रेस ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते सो मेरे केस में क्या है कि ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट हैंडल 250 फाइल्स या 200 फाइल्स इट्स जस्ट आई डोंट वांट टू डू दैट यू वांट टू डू दैट या ऑफ कोर्स हर बंदे को अपनी लिमिट्स पता होती है आई थिंक लिमिट से ज्यादा करोगे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाती है चीज वो नहीं द क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है इंडिया से जब मैं यहाँ आई और जो एक्सपीरियंस चाहिए था मुझे वो इन अ वे वर्क लाइफ बैलेंस ही चाहिए था मुझे यहाँ का जो ये सब बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस है वर्क लाइफ बैलेंस है काम खत्म होने के बाद भी यू हैव द टाइम टू हिट द जिम यू हैव द टाइम टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स तो मुझे वही चाहिए था बट मैंने रियलाइज कि अच्छा यही नहीं मिल रहा मुझे तो फिर व्हाट इज द पॉइंट व्हाट आर यू गोना डू ओनली विद द मनी राइट एंड एनी विच वेज आप सुबह 8:30 बजे से लेके ऑलमोस्ट 5:30 तक यू आर वर्किंग राइट अब 5:30 को बाय द टाइम यू फिनिश एंड यू गेट होम एट 6 बंदा 4 घंटे तो अपने लिए कुछ यूज कर सकता है डेफिनेटली so and if you don't get those 4 hours how will you feel so that is the reason why I was like कि I need to reset my priorities हाँ मतलब I need the money but I also need my mental डेफिनेटली आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है अदरवाइज वो मेंटली स्ट्रेस है यहाँ इस कंट्री में वैसे बहुत तरह की स्ट्रेस होती है फाइनेंशियल स्ट्रेस होगी या काफी चीजों के लिए हाँ मतलब unless you have some like मतलब once you get your partner तो चलो partner है if you don't have a partner or you don't have any family support तो फिर भी you are alone basically हाँ पार्टनर भी कितना सपोर्ट करेगा आपको ना मेंटल प्रेशर इज वेरी आई थिंक वो कॉमन है यहाँ पे बोलते हैं मेंटल हेल्थ को लेके इसलिए ज्यादा टॉक होती है यहाँ पे एग्जैक्टली हाँ तो अभी जैसे आपने बताया कि आपकी स्ट्रगल आपकी जर्नी 2018 से लेके 2024 में हम आज आ गए 6 सालों में आपने बहुत कुछ सीखा बहुत स्टडीज की हैं चीज़ें चेंज की हैं
आप उन बच्चों को, जो उन लोगों को क्या लेसन देना चाहोगे जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जा आ चुके हैं पर प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं? ओके, मैं यही कहूँगी कि इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड डेफिनेटली अगर आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, बाय ऑल मीन्स यू शुड एंटर द प्रोफेशन एंड डू गुड। यही है कि आप अपने स्टार्टिंग ईयर्स में फोकस ऑन स्किल्स, डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल कम। जैसे आपने कहा कि मनी विल इवेंचुअली चेज यू, बट you first chase your knowledge and eventually you will get there. And again, जितना डिफिकल्ट एक जर्नी है दैट में उतना ही रिवॉर्डिंग भी है। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट योर डेस्टिनेशन, लाइक एंजॉय द जर्नी एज वेल। दैट इज व्हाट आई बिलीव। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच पवित्रा। आपने जो आपकी जर्नी है उससे काफ़ी बच्चों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि भाई लॉयर कैसे बनना होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं पर उनमें वो हिम्मत नहीं आती, जहाँ उनमें वो करेज नहीं आता, जहाँ उनको पता नहीं भाई बनना कैसे है। पर आई थिंक आज के जो पॉडकास्ट है इसके बाद उनको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई कैसे बन सकते हैं, जहाँ एक इंस्पिरेशन बन गए उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, या जो इसमें एंटर हो चुके हैं और उनको पता चलेगा कि कैसे क्या चीज़ उनको दिमाग में रखनी है पहली जॉब ढूंढने से पहले। डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ मनी फोकस ऑन द skills के भाई what you learn in terms of as a human, not as a in term of a bank. क्विक वीडियो है लाइक जो आपको सेव करके रखना चाहिए, एंड जब भी आपको एक रिकैप चाहिए तो यू प्ले इट एंड देन यू वॉच इट। सो एटलीस्ट जो की स्टेप्स हैं आपको वो समझ में आ जाएंगे, एंड देन बाकी ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, सो एंड देन यू विल गेट देयर। Thank you so much पवित्रा, आपने अपना टाइम दिया और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।